रिटायर होने के बाद भी आपने मुझे मेरे हाथ में हाथ और मेरी जबान बांध दी, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। हाउ डू आई स्टार्ट यार? हमारा इम्पोर्ट क्या है? वी आर इम्पोर्टिंग 72%। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव? भाई हम पे तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, हमारा बन क्या रहा है? अब इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल डिड द ग्लोरी टू अस, बट उसमें रियलिटी क्या है? इट इज बीइंग प्रोड्यूस बाय इंडिया एंड रशिया, एंड उसमें दो जो मेन कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, वो रशिया की है। तो हम वी कांट टेक ए शाइड, कांट टेक ए शील्ड कि भाई चाइना ने उनको 81% दिया तो हम दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। अच्छा, कमिंग बैक टू द कैजुअलिटीज, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग कि व्हाई आर यू हाइडिंग द फिगर्स? अरे उन्होंने देश के लिए अल्टीमेट सुप्रीम सैक्रिफाइस, एंड तुम अपने उनका नाम तक नहीं बता रहे हो। लेट मी टेक यू बैक इन टाइम, अपने मेरे सुनने देश के सुनने वालों सबको, जब 61 की लड़ाई हुई थी, मैं 11 साल का था, ठीक है, एंड वहां पे मुझे पंजाब में अपना वो एल शेप की ट्रेंचेस बनाते थे। व्हाट इज शेम इन दैट? अब तुम हर जगह दिखा रहे हो कि हमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखो, टाइम हैज कम कि वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। मैं उस लेके चल रहा हूँ। अगर अरे कहते हैं कि अगर अब हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अच्छा, आई विल टेक द टोटल सिचुएशन। आज जो जनरल साहब ने कहा है कि आफ्टर 81% हार्डवेयर, मैं आई गो द नेक्स्ट स्टेप। कहते हैं कि जी अपना उनको टर्की हेल्प कर, ट्राइलेटर थी, उनको चाइना हेल्प कर रहा था, टर्की हेल्प कर रहा था। बट द वे वी आर गोइंग, नेक्स्ट टाइम इट कुड बी फोर्थ कंट्रीज सपोर्टेड डायरेक्टली। हम टॉकिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश ओपनली किया हुआ है। तो कहने का मतलब इस बारी को उनके साथ 3 थे, अगली बारी कम ज्यादा उनके साथ 4 थे, ऐसे कैसे चलेगा? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स फ्रॉम एवरीवेयर। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, भाई 7 का बेड़ा या 70 का बेड़ा है, डजंट मैटर। अच्छा, अगला प्रश्न ले लो जनरल साहब का। कहते हैं जी अटैक करने से पहले एक्सटेंसिव सो कॉल्ड रिसर्च की गई थी, इंफॉर्मेशन ली गई थी कि कहाँ का आतंकी ठिकाने हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन करने के बाद व्हेन दे वर प्लानिंग टू अटैक दिस सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स, हमारे मिनिस्टर ऑफ अपना जयशंकर साहब उनको वार्निंग देते हुए हम इनको ठोकने आ रहे हैं। तो कहाँ गई? हमें आर्मी मेहनत करता रहे और तुम उसके अंदर वो कहते हैं दूध के अंदर वो डाल दो। These things we have to talk about. We have to expose these guys. Yeah, कि आर्मी का प्रोफेशनल्स is being killed. I repeat, is being killed by these जिनको पता ही नहीं आर्मी होती क्या है। ये किस तरह की बहादुरी है भाई? So coming back to reality, this thing के टाइम आ गया सच बोलने का, and they have to speak the truth. आर्मी देखो, आर्मी फौज लड़ती है। हमारा पंजाब को तो हकीकत है, लड़ने के लिए हौसला चाहिए होता है, असला नहीं। असला इज दिस थिंग। तो अब आर्मी का हौसला खराब कर रहे हो। आई डेयर से दैट हियर, एंड आई मस्ट से दैट हियर, एंड द कंट्री मस्ट लिसन टू दैट हियर। अब हौसला तोड़ रहे हो। फिर अब जब शहीद आते हैं वहां से, हर महीने एवरेज है, एवरेज इज 2.5, थोड़ा से हर दिन 2 शहीद आते हैं, ठीक है। वो अपने गाँव जाते हैं, गाँव वाले तो बेचारे वहाँ की जितनी श्रद्धांजलि देनी है देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और एनीबॉडी ऑन द चेयर, किसने श्रद्धांजलि दी इनको? रादर देयर आर मेनी पीपल, अरे फौज में गए मर गए तो इसीलिए, बस कहते हुए तो शर्म से डूब जाना चाहिए। एंड मैं पर्टिकुलर केस कहता हूँ कि जिस दिन अपना G24 हुआ था, उस दिन 3 शहादतें तो मैं कह रहा हूँ रोज होती हैं। उस दिन देखो, सेना में सिपाही जाए, जनरल जाए, कीमत उतनी होती है। बट ऑन दैट डे 3 DSP, कर्नल एंड अनदर 3 ऑफिसर्स डाइड। दे लेड डाउन देयर लाइफ। उनके घरों में मातम था, चीख चिहाड़ा था, और दिल्ली में क्या हो रहा था? फूल बरसाए जा रहे थे। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? वी हैव टू टेक दिस पीपल टू द टास्क यार। फिर कहते हमने खुली छुट्टी दे दी। काहे की खुली छुट्टी दे दी थी? ये जकार्ता में उन्होंने कहा, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट वी लॉस्ट हियर। And when a big falls, when a MiG is shot down, 99.9 pilots cannot survive. भगवान बचा दे, yes. जैसे अभी अहमदाबाद की फ्लाइट में out of the 341 guy came out, उसको झरीट भी नहीं पड़ी। Otherwise, when you're shot down, अरे you're already loaded with ammunition. When a missile, जो उनकी मिसाइल्स आती हैं, तो you think बचेगा? आप उनको हीरो, अरे पायलट के कोई छोटा मोटा बच्चा था, पाठक साहब ने पहले एक्सप्लेन किया। सब we all know कि ट्रेनिंग में कितना कुछ जाता है। And then one guy shot down because of your stupidity. The country has to wake up to this. Question must be asked here. Retired तो बिल्कुल ही हमारा हक है। तो we have been totally brought down. अच्छा, फिर हमने पाया, अब क्वेश्चन था कि हमने क्या खोया पाया। मुझे कुछ भी पाया दिखाई नहीं देता, नथिंग।
अच्छा, अगेन पंच लाइन, वन द मोस्ट डिस्टर्बिंग लाइन बाय दिस जनरल साहब वाज कि एट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड टाइम, दिस इज द न्यूज़पेपर में, इंडियन अपना ट्रिब्यून हमारी में, एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम मास्टरली स्ट्रोक वाज डन एंड क्या कहते हैं, युद्ध विराम कर दिया गया था। अरे कमाल करते हो भाई, इतना झूठ है। ये जंग किसने रुकवाया, क्या कहते हैं, सारी दुनिया जानती है यार, घड़ी का रिपीट। ट्रम्प क्या क्या सक गया, एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जबान से नहीं निकला। और जिसे कहते हैं, एक मिनट में, जिसे सबसे जैसे मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, थोड़े दिन पहले आया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्रम्प साहब के साथ आधा घंटा बात की। एनीबॉडी बिलीविंग दैट विल बी फूलिंग हिमसेल्फ। अरे इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, क्या बात की होगी जी? सिंपल क्वेश्चन। ये जब बाहर जाते हैं तो दो पीछे बैठे होते हैं अपना इंटरप्रेटर। तो अच्छा, फिर उसके देखिए मजबूरी देखिए, अपना मिस्त्री साहब, विक्रम मिस्त्री, अब मतलब किसे कहते हैं, सीनियर मोस्ट सीजनड अपना ब्यूरोक्रेट, वो जब बोल रहे थे उनकी दिख रहा था कि बेचारों से झूठ बुलाया जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, झूठ बुलवाया जा रहा है। व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि हमारे एक जनरल साहब से झूठ बुलवाया गया। कैसे झूठ बुलवाया गया? ये जब 4 दिन स्कर्मिशेस हुए थे हमारे, ये कहते हैं कि हमने गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो एंटी टेरर लगाई है। सफेद झूठ। अगर आप एक जनरल, इफ ए जनरल कैन बी फोर्स्ड टू स्पीक नॉट द ट्रूथ और टू मेक टू स्पीक लाइज, तो रह क्या गया है? At the same time, come on that, I'm definitely disturbed with our senior generals in command. Where is the spine यार? आप झूठ कैसे बोल सकते हो? ये चीजें बंद होनी पड़ेगी तब जाके। अरे जब तक वो बचपन से देखिए, आप किसी की गलती छुपाते रहेंगे, वो बड़ा होके खलनायक बनेगा ही बनेगा। Time has come that we all speak the truth, we know the truth, and we take them, बिठाएं इनको, साथ में बात करो। चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना का नाम नहीं लेते हैं। हद तब हो गई, हम हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाते हो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे कैसे विश्व गुरु हो तुम यार? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? नाउ यू आर नॉट फूलिंग अस, यू आर फूलिंग योरसेल्व्स। प्लीज स्टॉप इट। इस माहौल में अच्छा, फिर पाया क्या खोया क्या? हमने क्या पाया मुझे तो नहीं दिखता। हमने जो पाकिस्तान ने क्या पाया? अरे ही इज बिकम ए हीरो। अ रोग नेशन हैज बिकम ए हीरो। यूएन में हर जगह चेयरमैन बन गया टेररिस्ट का, जो भी आपको, यू नो दैट यार। The whole world, 185 voted in his favor, है? And for financially देखो, वर्ल्ड बैंक उनके साथ, IMF उनके साथ, let me complete, रशिया our best friend, वो 2.5 बिलियन की उनको दे रहा है। तो कहने का मतलब, इज इट a total failure on all fronts? The people, अरे we have already put them in, sorry, we have put them in, इसीलिए इलेक्ट किया था हमने। तीसरी बार आप आए हुए कि झूठ पे झूठ बोलते जाओ। बिफोर फिनिशिंग जस्ट 2 लाइन्स यार, मैं वानखेड़े साहब की बात रिपीट कर रहा हूँ। आज उन्होंने 2 बातें की, चुप क्यों भाई? अमेरिका की हम क्या उठना हो, बैठ जाओ, बैठना बैठ जाओ। वाई? उनके पास फाइलें हैं, चाइना के पास फिल्में हैं। इसका आंसर हमें चाहिए, मुझे तो चाहिए जी। कि उसने अपने सारे जो उसके हथियार थे उसकी टेस्टिंग कर ली है। उसके लिए एक युद्ध, एक टेस्टिंग वो था, लाइव टेस्ट जैसे होता है, उस लाइव टेस्ट कर लिया है। और वो जो भी कमी ज्यादा जो भी है उसमें वो सुधार करने की स्थिति में आ गया है। मैं इसको क्योंकि मेरे साथ 2 सेना के अधिकारी हैं, मैं उनसे पहले ही मैं डिस्क्लेमर कर दूं, उनसे ना मैं कोई पॉलिटिकल उसकी उम्मीद करता हूं, ना मैं चाहता हूं वो पॉलिटिकल कोई जवाब दे या मेरे उस पर वो चुप रहें। लेकिन क्योंकि हम लोग, मैं, डॉक्टर राकेश पाठक और फराज साहब, ये 3 लोग मूल रूप से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम लोग पॉलिटिकल बात को ज्यादा समझते हैं, तो शायद हम कोई ऐसी बात अपने कॉन्वर्सेशन में करें जिसको इनको सेना के अधिकारी, पूर्व अधिकारी होने की वजह से उसका जवाब नहीं देना चाहिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसका जवाब मत दीजिएगा। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ कर रहा हूं क्योंकि शायद हम थोड़ा स्वच्छंद हैं, आप डिसिप्लिन हैं, और इसीलिए हम स्वच्छंद हैं। क्योंकि आप भी अगर स्वच्छंद हो जाएंगे तो हम स्वच्छंद नहीं रह पाएंगे। तो हम आज इंडिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि आप डिसिप्लिन हैं। पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. मैं कॉमोडोर अनिल जयसिंह साहब, शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं कि जो कल जनरल सिंह ने कहा और उससे पहले कैप्टन शिव कुमार ने भी इस बात को कहा था, मैं 2 चीजें एक साथ आपसे पूछ ले रहा हूं। एक, क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है कि आज चाइना ने पाकिस्तान की जो मेन सारे हथियार जो हैं वो सारे नहीं, जो
कमांडर साहब, मैं एक चीज और कह दूं, राहुल गांधी और मेरे ख्याल में मेरे कार्यक्रम में पिछले 2 साल से आप ये आगाह करते आ रहे हैं कि चीन एक बड़ी ताकत बन रहा है, भारत का उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि नौसेना के रूप में भी वो पूरा बांध रहा है आपको। वो एक मैन टू मैन मार्किंग नहीं, वो हिलने नहीं देगा अगर हमने उसको इसी तरह से आगे बढ़ने दिया। मैं सिर्फ दर्शकों को बता दूं, मेरे पुराने 2-2-2.5 साल पहले देख लीजिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ग्राउंड पे जो हो रहा था वो कमांडर जयसिंह साहब बता रहे थे। माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको टोका। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन जो है पाकिस्तान को हथियार देता है, हर किस्म के हथियार दे रहा है। नौसेना में आपने अभी आपको पता नहीं, आपके दर्शकों को शायद मालूम होगा कि 4 डिस्ट्रॉयर दिए हैं रिसेंटली, टाइप 052, और 8 पनडुब्बियां, जिसमें 4 चीन से आ रही हैं और 4 पाकिस्तान में बन रही हैं। टाइप 039 है, उस पाकिस्तान की, वो चीन की सबसे मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है, उनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। 8 पनडुब्बी दे रहा है। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसमें 8 पनडुब्बी क्या करेगी, पाकिस्तान कहाँ डिप्लॉय करेगी? तो जाहिर है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन करेगी जब चीन को ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए ये सब दिया जा रहा है। कल को अगर उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि भाई अपनी ये जो हमने आपको 8 पनडुब्बियाँ दी, इनमें 4 आप अरेबियन सी में डिप्लॉय कीजिए, तो जाहिर है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा थोड़ा बहुत। वो अलग बात है कि हमारी नौसेना पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी है और हमारी बहुत एसिमेट्री है दोनों की कैपेबिलिटीज़ में, पर कुछ भी कहिए, पनडुब्बी होती है, और पनडुब्बी अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डिप्लॉयड हो तो उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हो सकती है, क्या कर सकती है, क्यों गई है, कितने दिन रहेगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जहाँ तक दूसरा सवाल है, ये भी बिल्कुल जाहिर है कि चीन ने हमारा न सिर्फ अपने हथियारों की टेस्टिंग हो गई, उनके हमारे हथियारों की भी टेस्टिंग हो गई। उन्होंने देख लिया हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है, हमारे क्या गैप्स हैं, हम क्या फायर कर सकते हैं, क्या क्या हमारी वेपनरी है बॉर्डर पे। तो जाहिर ये तो सही बात है कि चीन को काफ़ी इससे नॉलेज मिली होगी। अब चीन इसका कितना इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, वो अलग बात है, वो कभी आए नहीं आए। पर ये बिल्कुल सही बात है कि एक टाइम आएगा, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, जब चीन हमको मैरीटाइम फ्रंट पे भी हमारे ऊपर बहुत दबाव डालेगा। जो आपने जिक्र किया, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते थे कुछ साल पहले, बांग्लादेश को पनडुब्बी दी है, पाकिस्तान को पनडुब्बी दी है, तो इसका मतलब बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश में सबमरीन बेस बनाया है BNS शेख हसीना, चीन ने बनाया है बांग्लादेश के लिए, जहाँ 6 पनडुब्बी तक बर्थ हो सकती हैं। बांग्लादेश के पास केवल 2 हैं। तो जब पाकिस्तान, चीन की अगर आप लिमिटेशन देखें उसकी नौसेना, मैं नौसेना की बात कर सकता हूँ, अगर उसकी आप नौसेना की लिमिटेशन देखें तो उनकी पनडुब्बियों की लिमिटेशन ये थी कि चीन के मेनलैंड से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आने के लिए उसको 7000 किलोमीटर एक वन वे ट्रांजिट करना है और 7000 किलोमीटर वापस जाना है। मतलब उसकी जो इंड्योरेंस है उसमें 14000 किलोमीटर उसके आने जाने में ही लग जाएंगे। तो वो कितने दिन तक इस इंडियन ओशन में डिप्लॉय हो सकती है, ये उनका चैलेंज था। चीन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है, इस जो 3 दिन का युद्ध हुआ हमारा, या जो भी स्कर्मिश हुआ, और इसका हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली इसको असेस करना पड़ेगा, केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और हमें क्या स्टेप्स लेने अगले 3-5 साल में इसको कम। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि भारत की एक रेपुटेशन थी कि हम अपने जवानों की इतनी इज्जत करते हैं कि हम कभी ऐसा नहीं होगा कि, तो मैं अभी भी ये मानना चाहूँगा कि हम अभी भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, और इस बार जो हुआ है वो उससे कोई फ़र्क नहीं है कि अगर कोई कैजुअल्टी एडमिट नहीं की गई है कि हुई है, तो मैं ये चाहूँगा मानना कि नहीं हुई है। अब उसके आगे कहना बहुत मुश्किल है कि क्या एक्चुअली हुआ। पर जी हाँ, जहाँ तक इसमें आप पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हमें पूरा मान सम्मान देना चाहिए अगर कोई शहीद हुआ है तो हमारे देश से। जी नहीं। और कमांडर साहब, मैं एक चीज बताऊं, हो क्या रहा है ना कि आजकल एक नया चीज है, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ भाई, या तो बता दीजिए साफ साफ कि नहीं हुआ है कुछ। आप ये भी नहीं कह रहे नहीं हुआ, कह रहे हैं कि नहीं ये सब तो होता रहता है, कैजुअलिटी होती हैं। तो ये फौज के साथ मुझे लगता है एक इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना चाहिए, बाकी तो हम सब लोग क्या क्या काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में उस पर क्या बात करें। मैं कैप्टन साहब आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर राकेश पाठक से मैं पॉलिटिकल बात कर लूं। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर के लिए कल मैं देख रहा था एस जयशंकर साहब, क्योंकि ये भी एक सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
जब ये डिप्टी चीफ साहब ये बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ था, हम लोग पूरी तरह से मान लें कि एस जयशंकर साहब 100% सच बोल रहे हैं और ट्रंप 100% झूठ बोल रहा है, मान लिया जाए, क्योंकि भाई हमारे विदेश मंत्री हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि एस जयशंकर साहब ने एक फोन आया उधर से पाकिस्तान से और भारत उसको मान गया। भारत क्यों फिर अटैक किया था? अब लोग कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं वो न्यूक्लियर वाला खतरा था। तो न्यूक्लियर वाला खतरा, ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान ने मतलब 22 अप्रैल और 10 मई के बीच में न्यूक्लियर बम बनाया था, या उससे पहले नहीं पता था भारत को कि एकदम से पता लगा, किसी ने आके कान में बताया कि वो न्यूक्लियर बम बनाए हुए हैं? क्या हम ये भी कहने की स्थिति में हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरा मूल प्रश्न है वो अभी भी इस बात में है, और अगर हम और आप इसकी बात कर रहे हैं, ये सामने लिखा हुआ है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितना, जो अटैक करता है हरदम, ये वॉर का पहला वो उसूल है। आप तो इसको पढ़े हुए हैं, आप तो इसको विद्यार्थी के रूप में इस बात को पढ़े हैं एज मिलिट्री साइंस। जो अटैक करेगा उसकी कैजुअलिटी हरदम ज्यादा होगी। दुनिया के हर उसमें जो भी अटैकिंग वो होगा उसकी जान माल दोनों की वो ज्यादा होगी, क्योंकि आप अटैकिंग मोड में होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय बिल्कुल ठीक यही बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था इस वक्त हमारे सामने एक ही चुनौती है कि पाकिस्तान और चीन एक हो गए और भविष्य में इनके साथ हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा जब ये दोनों एक साथ होंगे। जब भी युद्ध होगा ये दोनों एक साथ होंगे। मैं कई बार हास प्रयास में कहता हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं। राहुल गांधी जिस तरह अब तक आगत की भविष्यवाणियां करते रहे हैं, उससे इस देश के भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों की दुकानें बंद हो जाना चाहिए थी। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी की कही हुई एक भी बात गलत साबित नहीं हुई है। हम कांग्रेस की रीति नीति की 1000 बार आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विषय में देश के सामने जो चुनौतियां होती हैं उस पर राहुल गांधी जो कह देते हैं, एक तो यह कि सरकार अपनी तरफ से कोई जवाबदेही नहीं दे रही, सरकार कुछ भी स्वीकार नहीं कर रही। सेना के 3 बड़े अधिकारी, पहले शंग्रीला डायलॉग में हमारे सीडीएस ने कह दिया, उसके बाद जो डिफेंस अटाशी शिव कुमार, उन्होंने कुछ कह दिया, और ये सारी बातें देश के बाहर कही जा रही। ये शायद पहली बार है कि देश के भीतर अभी जो राहुल सिंह साहब ने कहा कि चीन बराबर से हर दिन मिनट टू मिनट पाकिस्तान को इत्तला दे रहा था, सूचनाएं साझा कर रहा था। 81% उसका जो सैन्यकरण है वो चीन ने किया है पाकिस्तान का। इसमें नई बात कौन सी थी? लेकिन ये बात हम देश के राजनीतिक नेतृत्व से सुनना चाहते हैं। सब जानते हैं वो कहां कहां से कौन कौन से हथियार ले रहा है। अभी सर ने बताया ही कौन कौन सी बंदूकियां आने वाली हैं। इसके बावजूद सरकार ने ये एहतियात नहीं बरती कि पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्तों में एक दूरी बनी रहे और हमारा रिश्ता थोड़ा सा बराबरी का बना रहे। यद्यपि ये भी संयोग है कि इस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आजादी के बाद सबसे ज्यादा बार चीन की यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं, मुखिया हैं। 5 बार गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से, 4 बार प्रधानमंत्री की हैसियत से, कुल मिलाकर चीन के मुखिया से 19 या 20 बार मिले हैं, अलग अलग दूसरे मौकों पर। झूला झुलाया, चाय बनाकर पिलाई, सब कुछ किया। फिर भी जब देश को जरूरत थी तब चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा। जो रणनीतिक चूक हुई है वो घुमन साहब और सिंह साहब आगे विस्तार से बताएंगे। हम ये समझ सकते हैं कि सेना ने इसके बाद जो आपने कहा कि पहले हमला करने वाले को ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये नुकसान इसलिए भी ज्यादा हुआ है कि हमने प्रत्याक्रमण के बारे में कोई तैयारी नहीं, हमने सीमावर्ती इलाकों को खाली नहीं कराया, तो पुंछ में लोग मारे गए बेकसूर, हमारे जहाज गिरे। ये बात सरकार के स्तर से अब तक नहीं आई, लेकिन अब शायद पूरी दुनिया मान चुकी है कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात जो आप लगातार सर से भी पूछ रहे थे कि अगर हमारा एक भी जवान शहीद हुआ है तो उसका नाम आना चाहिए सामने, देश कम से कम उसे सैल्यूट कर सके। अगर हमारे पायलट कहीं घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो हम दुआ कर सके उनकी। जहाज गिरना सिर्फ किसी एक उड़ते हुए लोहे के किसी खिलौने का नुकसान नहीं है, उससे बड़ा नुकसान यह है कि उसके भीतर जो इंसान बैठा था, जिसकी ट्रेनिंग में वर्षों लगते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। एक पायलट, एक फाइटर पायलट तैयार करने में कितना श्रम, शक्ति और समय लगता है, अगर वो कहीं शहीद हुआ है तो ये उससे बड़ा नुकसान है। मेरा मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की जितनी भी गतिविधियां हैं
वो उस देश के राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी को दर्ज कर रही है। और उसमें सबसे बड़ा सबूत दुनिया के दरोगा डोनाल्ड ट्रंप 20 बार साबित कर चुके हैं, अब तक 20 बार। हो सकता है हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं 21वीं बार डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ जाए कि मैंने सीज फायर कराया है। विदेश सचिव से आपने बयान दिलवा दिया कि 35 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया है। उसके 24 घंटे से कम में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहरा दिया था अपना दावा।